हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। हमारे देश के तमाम शहर बदल गए, गांव बदल गए, तो अब इलाहाबाद भी बदल गया और मेरा खुद का गांव भी बदल गया। तो अब वो इलाहाबाद तो नहीं है। एक तरह से तीन चार धाराओं के लिए रचनाकार थे इलाहाबाद। एक तो पुरानी धारा जिसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं, तो दो महारथी, दो स्तंभ छायावाद के, सुमित्रानंद पंत इलाहाबाद में थे, महादेवी वर्मा इलाहाबाद में थी, और राम कुमार वर्मा भी। कुल मिलाकर आप 2.5 कवि कह सकते हैं छायावाद के, ये इलाहाबाद में थी। एक पूरा वर्ग था जो विश्वविद्यालय में भी था, विश्वविद्यालय के बाहर भी था, जिसको कविता की दुनिया में परिमल का वर्ग कहा जाता है। उसमें मेरे गुरुदेव भी थे, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रघुवंश, वही विजय देवनारायण शाही थे, नरेश मेहता थे, लक्ष्मीकांत वर्मा थे। तो एक ये वर्ग था पूरा। फिर वह इलाहाबाद प्रगतिशील लेखकों का भी गढ़ था। अमरकांत थे, शेखर जोशी, भैरव प्रसाद गुप्त, ये सब लोग थे। फिर कुछ ऐसे भी थे जो इनमें कहीं नहीं फिट होते थे, जैसे उपेंद्र दत्त थे, इलाचंद जोशी थे, ये सब इलाहाबाद में थे। उर्दू में आप देखें तो महान कवि भाई उर्दू के फिराक गोरखपुरी, वो थे इलाहाबाद। उर्दू के इतने बड़े आलोचक शमशुर रहमान फारूकी, वो थे इलाहाबाद। शमखून नाम से पत्रिका निकालते थे। और विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद का था, वहां के लोगों को देखिए तो वो भी जाने माने लोग थे सब। भाई हिंदी विभाग में जिनका नाम मैंने लिया वो तो थे ही। हरदेव बाहरी जी भी थे, वो चंडीगढ़ से रिटायर होकर गए थे, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में पुनः उनको रखा गया था। उन्होंने पढ़ाया मुझे। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय अध्यक्ष थे, उर्दू विभाग के अध्यक्ष थे हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक एहतशाम हुसैन साहब, सही वो अध्यक्ष थे। इतिहास विभाग के अध्यक्ष साहब ईश्वरी प्रसाद थे, इतिहासकार बहुत बड़े। ईश्वरी प्रसाद की किताबें पढ़ते थे लोग, वो हिस्ट्री के थे। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे आद्या प्रसाद मिश्र, ने बड़े विद्वान थे संस्कृत के। तो आप देखिए कि नगर के अंदर और विश्वविद्यालय के अंदर भी एक ऐसा वातावरण था कि पूरा इलाहाबाद लगता था कि साहित्य में डूबा हुआ है। इतने स्वर, इतनी ध्वनियां, इतने विचार, इतने रंग उस समय थे। अब वो इलाहाबाद नहीं है। दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया के श्रृंखला बतकही में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, अब्दुल बिस्मिल्लाह जी। आपने उनका नाम सुना होगा, झिनी झिनी गिनी चलिया पढ़ा होगा, और कहीं न कहीं आपकी मुलाकात उनसे हुई होगी। मसलन आपने उनकी कहानी पढ़ी होगी अतिथि देवो भव, आपने समर शेष उनका उपन्यास पढ़ा होगा, या इनमें से कहीं भी आप नहीं पहुंचे हैं तो आपने उनके किस्से जरूर सुने होंगे। वो कई इदारों के साथ उनका जुड़ाव बना, जैसे बनारस के साथ जुड़ाव बना। बनारस का मतलब है कि सिर्फ बीएचयू नहीं, बनारस का मतलब एक संस्कृति है। जामिया के साथ जुड़ाव बना, नामुर्जी के साथ जुड़ाव बना, जेएनयू से जुड़ाव बना, और आज इस पूरी विरासत को हम समझना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें, इस यात्रा में शरीक हों, और ये बेहद अनौपचारिक बातचीत है।
क्योंकि जीवन में बनावटीपन जब ज्यादा बढ़ जाए तो हमें अनौपचारिकता की तरफ जाना चाहिए। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आपकी जो यात्रा शुरू हुई उसमें कई सारे फेज आते हैं, तो हम चाहते हैं कि इलाहाबाद की जो यादें हैं अब क्या आपके दिमाग में है, क्योंकि इलाहाबाद से बहुत कुछ आपने लिया, बहुत कुछ सीखा है। इलाहाबाद का मतलब है कि आपका गांव भी आता है, गांव आता है, पिता भी आते हैं, तो अब इलाहाबाद आपके दिमाग में किस रूप में आता है? जैसे पूरी दुनिया बदल गई है वैसे ही हमारे देश के तमाम शहर बदल गए, गांव बदल गए, तो अब इलाहाबाद भी बदल गया और मेरा खुद का गांव भी बदल गया। तो अब वो इलाहाबाद तो नहीं है जो उस समय था जब मैं वहाँ विद्यार्थी था। सबसे बड़ा जो बदलाव आया है, क्योंकि हम लोग साहित्य की दुनिया के लोग हैं, तो साहित्य पर जो हम नज़र डालते हैं तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही आ गया है कि उस समय हिंदी के तमाम साहित्यकार, हिंदी ही नहीं उर्दू के भी तमाम साहित्यकार इलाहाबाद में थे। अब कितने साहित्यकार हैं, गिनती के होंगे। और देखिए वहां एक तरह से तीन चार धाराओं के लिए रचनाकार थे इलाहाबाद। एक तो पुरानी धारा जिसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं, तो दो महारथी, दो स्तंभ छायावाद के, सुमित्रानंद पंत इलाहाबाद में थे, महादेवी वर्मा इलाहाबाद में थी, और रामकुमार वर्मा भी, कुल मिलाकर आप 2.5 कवि कह सकते हैं छायावाद के, ये इलाहाबाद में थी। एक पूरा वर्ग था जो विश्वविद्यालय में भी था, विश्वविद्यालय के बाहर भी था, जिसको कविता की दुनिया में परिमल का वर्ग कहा जाता है। उसमें मेरे गुरुदेव भी थे, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रघुवंश, वही विजय देवनारायण शाही थे, नरेश मेहता थे, लक्ष्मीकांत वर्मा थे। तो एक ये वर्ग था पूरा। फिर वह इलाहाबाद प्रगतिशील लेखकों का भी गढ़ था। अमरकांत थे, शेखर जोशी, भैरव प्रसाद गुप्त, ये सब लोग थे। फिर कुछ ऐसे भी थे जो इनमें कहीं नहीं फिट होते थे, जैसे उपेंद्र दत्त थे, इलाचंद जोशी थे, ये सब इलाहाबाद में थे। उर्दू में आप देखें तो महान कवि भाई उर्दू के फिराक गोरखपुरी, वो थे इलाहाबाद। उर्दू के इतने बड़े आलोचक शमशुर रहमान फारूकी, वो थे इलाहाबाद। शमखून नाम से पत्रिका निकालते थे। और विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद का था, वहां के लोगों को देखिए तो वो भी जाने माने लोग थे सब। भाई हिंदी विभाग में जिनका नाम मैंने लिया वो तो थे ही। हरदेव बाहरी जी भी थे, वो चंडीगढ़ से रिटायर होकर गए थे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में पुनः उनको रखा गया था। उन्होंने पढ़ाया मुझे। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय अध्यक्ष थे। उर्दू विभाग के अध्यक्ष थे हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक एहतशाम हुसैन साहब, बताइए वो अध्यक्ष थे। इतिहास विभाग के अध्यक्ष साहब ईश्वरी प्रसाद थे, इतिहासकार बहुत बड़े। ईश्वरी प्रसाद की किताबें पढ़ते थे लोग, वो हिस्ट्री के थे। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे आद्या प्रसाद मिश्र, ने बड़े विद्वान थे संस्कृत के। तो आप देखिए कि नगर के अंदर और विश्वविद्यालय के अंदर
भी एक ऐसा वातावरण था कि पूरा इलाहाबाद लगता था कि साहित्य में डूबा हुआ है। इतने स्वर, इतनी ध्वनियां, इतने विचार, इतने रंग उस समय थे। अब वो इलाहाबाद नहीं है। आपको इक्का याद आता है क्या? बिल्कुल याद आता है। याद है। इक्का तो एक तरह से मुख्य सवारी थी इक्का। शायद जो अहिंदी भाषी क्षेत्र के हैं वो शायद इक्का नहीं जानते होंगे कि एक घोड़े से जो चलती थी गाड़ी, एक वाहन था जिसमें एक घोड़ा होता था और उसको घोड़े को चलाने वाला होता था, इक्का वाहन कहते थे उसको। और पीछे वो बैठने की जगह होती थी और बहुत छोटी सी जगह होती थी, लेकिन उसी में 8-10 लोगों को भरते थे, बैठाते थे। है अब घोड़ा चलता था इक्का। और इक्का तो मैं इसलिए भी कैसे भूलूंगा, इक्का भूल नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो गांव है उस गांव तक जाने का कोई साधन नहीं था। अब तो सड़क बन गई है, टेम्पो वगैरह चलने लगे हैं, लेकिन उस समय इलाहाबाद जो शहर है, इलाहाबाद शहर से लगभग मैं समझता हूं कि 15 किलोमीटर के आसपास मेरा गांव होगा। तो अगर शहर में इलाहाबाद से हमको गांव जाना है तो कैसे जाएंगे? तो वहां से बसें जो चलती थी, ये आप समझिए नक्शा इस तरह से देखिए कि यमुना नदी संगम है वहां, तो एक तरफ गंगा है एक तरफ यमुना। तो हमारे गांव तक जाने के लिए यमुना को क्रॉस करना पड़ता था, और यमुना को क्रॉस करने के लिए एक पुल जो अंग्रेजों के जमाने का, शायद जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पता नहीं किसका बनवाया हुआ, और राजघाट उस इलाके का नाम, राजघाट का पुल कहते थे उसको। उस पुल को क्रॉस करते ही फिर नैनी पड़ता था, जहाँ की जेल बड़ी मशहूर है, जिसमें बड़े बड़े महारथी रहे हैं, नेहरू जी तक रहे हैं उस जेल में। तो अब 2 रास्ते हैं कि एक तरफ से इधर लेफ्ट से जाइए तो नैनी की तरफ चले जाएंगे आप, तो नैनी की तरफ से भी जाकर हमारे गांव जा सकते हैं। नैनी से मेरा गांव 8 किलोमीटर। तो एक तो ये रास्ता था बाएं। दाहिने तरफ जो रास्ता था वो रास्ता दाहिने वाला जाता है शंकरगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ। मैं बताऊं कि भरद्वाज आश्रम से निकले हैं जब राम, तो गंगा उधर है, यमुना इधर है, गंगा को उधर से पार किया होगा, क्योंकि यमुना क्रॉस नहीं करते राम, गंगा को क्रॉस करके और फिर बढ़ गए इधर वही शंकरगढ़ वाले रास्ते पर, क्योंकि उसी रास्ते पर आगे चित्रकूट मिलेगा है। तो अब ये दाहिने वाले रास्ते से जाना ज्यादा आसान था, तो इधर बसें लॉन्ग रूट की मिलती थी जो खड़ी नहीं होती थी बीच में। तो हम लोग कोई ट्रक व्रक पकड़ लेते थे, किसी को हाथ दिया रोका, किसी ने रोक दिया तो बैठ गए, कभी कोई बस वाला भी बैठा लेता था। तो एक जगह पड़ती थी घूरपुर, एक जगह है, तो घूरपुर उतरते थे। अब घूरपुर से गांव जाना है तो पैदल, दूसरा कोई साधन नहीं, पैदल जाते थे। अब इक्का जो है, हमारे गांव में भी एक इक्कावान था, एक इक्का हमारे गांव में था। इक्केवान का नाम था बचानू। तो जैसे अब यह है कि गांव से किसी को इलाहाबाद जाना है, खरीदारी करनी, किसी के यहाँ शादी है, या इलाहाबाद से कहीं और जाना है, ट्रेन पकड़ना है बस, तो बचानू को एक दिन पहले जाकर उनके घर बताना पड़ता था कि कल हमारे घर से फैमिली जाएगी, हैं, कि वो जला ना जाए, क्योंकि वो सुबह निकल जाता था इलाहाबाद,
क्योंकि गांव में कहाँ बिजनेस होगा उसका, उसका जो धंधा है भाई, इक्का चलाएगा नहीं तो खाना कैसे पेट भर खाएगा। तो सुबह निकल जाता था। अगर आप नहीं सहेजेंगे और इक्का चला गया तो फिर आप पैदल जाइए घूरपुर तक उधर, या फिर इधर नैनी तक पैदल जाइए। नैनी दूर है, घूरपुर नजदीक, तो उसको सहेजना पड़ता था। और तब साहब इक्के पर बैठ के हम लोग सड़क तक वो, या कभी कभी इलाहाबाद तक वो छोड़ देता था। अच्छा, अब अगर उसी दिन जाकर उसी दिन लौटना है तो फिर बचानू से ही कहा जाता था। तो बचानू अपनी जगह बताता था कि राजघाट में फला जगह उसका जगह होता था अड्डा, कि वहां आ जाना, और उसके टाइम पर जाना पड़ता था कि अगर इतने बजे तक आएंगे तभी हमारा इक्का मिलेगा, नहीं तो हम चले जाएंगे, क्योंकि फिर रात हो जाएगी, बिजली झिली, अंधेरा। तो यार इक्का ही तो सब कुछ था, वही हम लोगों का लग्जरी वाहन था या जो था, तो ये था। आप मध्य प्रदेश में आपका बचपन बीता, हाँ, और वहाँ भी इक्के वाहन काफी होते थे। उससे जुड़ी हुई बात है हाँ, कि आप जब इक्के पर जाते थे इलाहाबाद से घर, तो बहुत सारी किस्से कहानियां भी होती होंगी, कुछ पिताजी सीख भी देते होंगे। नहीं, पिताजी क्या सीख देते? मैं गांव में सिर्फ पैदा हुआ, बस। इलाहाबाद, मेरे पुस्तकों में लिखा रहता है ना कि इलाहाबाद जिले के बलापुर नामक गांव में जन्म, तो बस जन्म ही तो लिया मैंने, वहां रहा थोड़े नहीं ना वहां। मैं तो जब 2.5 वर्ष की उम्र थी, जैसा कि मुझे बताया गया, तभी मेरे माता पिता मुझे लेकर मध्य प्रदेश चले गए, क्योंकि मेरी माँ मध्य प्रदेश की थी। पिता मेरे इलाहाबाद के थे, मेरी माँ मध्य प्रदेश की थी। तो मैं 2.5 वर्ष की उम्र में ही मेरी माँ जिद कर किया और कहा कि हम तो वहां जाएंगे, तो हमको लेके चले गए। तो अब पूरा बचपन तो मेरा वहां गुजरा है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से लौटे कब हैं हम इलाहाबाद? जब माँ का निधन हो गया। वहां पर 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई हमने मध्य प्रदेश में मैंने की, और 8वीं कक्षा का जो की परीक्षा दी मैंने, बोर्ड की परीक्षा होती थी। परीक्षा देने के 10 दिन के बाद, ठीक 10 दिन बाद मेरी माँ का निधन हुआ। जब मेरी माँ का जब निधन हुआ तब पिताजी मुझे लेकर वो इलाहाबाद, क्योंकि माँ की वजह से ही पिता वहां रुके हुए थे, तो मुझे लेकर वो इलाहाबाद आ गए। अच्छा, इलाहाबाद आए तो यहाँ गांव में आए, यहाँ आने के कुछ ही दिन के बाद वो बीमार पड़ गए। उनके आंखों की रोशनी खत्म हो गई, बिल्कुल देख नहीं पाते थे, और मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, कहीं नाम भी नहीं लिखा गया मेरा। रिजल्ट, जबकि वहां से रिजल्ट निकला तो वहां से जहां मैं पढ़ता था, स्कूल वालों ने सर्टिफिकेट वगैरह गांव के पता दे आए थे मेरे पिताजी की, इस पते पर भेज देना मार्कशीट वगैरह, तो वो आकर रखा रहा। एडमिशन कहाँ, कैसे पढ़ें? और 9 महीने केवल पिताजी जीवित, 9 महीने के बाद पिताजी का भी निधन हो गया। तो मुझे सीख देने वाला तो कोई था ही नहीं, न माँ रही न बाप रहे। तो उसके बाद तो फिर अकेले ही जीवन जिया है मैंने। हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। सर, इलाहाबाद से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है। अभी आपने इलाहाबाद के साहित्यकारों के विषय में, उस समय वहाँ जो परिवेश का साहित्य उसके विषय में बताया,
उसके अलावा के बारे में उस समय एक गलत धारणा या नकारात्मक धारणा भी गुजरी थी। जैसे ये कहा जाता था कि वहाँ कोई नया लेखक आता था तो उसकी टांग खिंचाई बहुत होती थी, अफवाहें बहुत उड़ाई जाती हैं। अभी जो अखिलेश जी की पुस्तक संस्मरणों की अक्सा आई है उसमें भी उन्होंने इस तरह की बातें लिखी हैं कि टांग खींचने वाली और उन्होंने पार्टी में भी लिखा है। हाँ, उन्होंने भी लिखा है। तो ऐसी भी बात कोई थी क्या? मेरा अनुभव तो नहीं है, क्योंकि मैं भी तो नया लेखक था। मैं भी तो नया लेखक था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से तो एमए ही किया है। उससे पहले की पढ़ाई तो इलाहाबाद में नहीं हुई है, तो इलाहाबाद के लिए भी नया था मैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है बीए मैंने मिर्जापुर से किया है, जो इलाहाबाद और बनारस के बीच में है। तो मिर्जापुर से बीए करने के बाद जब आमतौर पर बीए जो मिर्जापुर से करते थे वो एमए करने के लिए बीएचयू जाते थे। बनारस मिर्जापुर से नजदीक है, इलाहाबाद थोड़ा दूर है, और बीएचयू का अपना एक क्रेज भी। तो अधिकांश विद्यार्थी तो एमए करने के लिए बीएचयू चले जाते थे। मेरा मोह ये था कि चूंकि जन्म तो हुआ ही है मेरा इलाहाबाद जिले के गांव में, तो मेरा था कि भाई मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाऊं। तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय आ गया और एडमिशन ले लिया मैंने। अच्छा, अब मेरी रचनाएं तो छपने लगी थी जब मैं बीए में था, तभी लिखना तो मैंने शुरू कर दिया था तब जब मैं 11वीं 12वीं में पढ़ता था। अभी एक्के वाली एक बात रह गई है, वो बताऊंगा। तो अब बीए में था तो मेरी कविताएं छपने लगी थी पत्र पत्रिकाओं में। तब बेसिकली मेरी जो छवि थी कवि के रूप में थी, लेकिन मैं कहानियां भी लिखता था। इक्की दुक्की मेरी कहानियां भी छपी थी। हाँ, तो अब सन 70 में बीए करने के बाद मैं आया इलाहाबाद। अब इलाहाबाद तो के लिए तो मैं भी नया था। नए समय हुआ, लेकिन नहीं जो दूसरे शहरों से आए होते, तो हम भी तो दूसरे शहर से आए थे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ साइला, मैं भी तो मिर्जापुर से आया था। अच्छा, तब तक तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये इलाहाबाद जिले के गांव में पैदा हुआ है। ये किसको पता था भाई? ये बात तो किसी को, ये तो बाद में ना पता चली है जब पुस्तकों में छपने लगा। मतलब मैं तो इलाहाबाद के लिए मैं नया ही तो था, है ना। और मैं बताऊं, एमए में मेरा, अच्छा मैं तो संस्कृत में एमए करना चाहता था, एडमिशन ही नहीं मिला, इसलिए हिंदी में किया। तो जब वो लिस्ट निकली तो लिस्ट देखने गए तो लिस्ट में नाम था और अल्फाबेटिकल, तो सबसे पहले मेरा ही नाम। तो लिस्ट 70 विद्यार्थियों का एमए में एडमिशन हुआ था, 70 विद्यार्थियों की कक्षा। और नीचे नोट था कि आगामी सोमवार से कक्षाएं शुरू होंगी, ये टाइम लिखा हुआ था। अब सोमवार से कक्षा शुरू होगी तो सोमवार से ठीक पहले तो रविवार पड़ता है। उस जमाने में इलाहाबाद से हिंदी में एक अखबार निकलता था जिसका नाम था भारत, इस नाम से हिंदी में अखबार। अंग्रेजी में निकलता था एक अखबार, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका। ये 2 अखबार इलाहाबाद से उस समय निकलते थे, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में। अच्छा, अब चूंकि मैं लिखता तो था ही और पत्र पत्रिकाओं को भेजता था, तो भारत अखबार में मैंने कविता भेजी हुई थी। और रविवार, मतलब जिस सोमवार से कक्षा हो रही है उससे एक दिन पहले वाला जो रविवार है, उस रविवार के दिन, अच्छा, एक पेज साहित्य का होता था रविवार में, उसमें मेरी कविता छपी हुई थी, उसमें मेरी कविता छपी थी। अब अगला दिन सोमवार, अब जब सोमवार को हम पहुंचे, मैं साइकिल, एक पुरानी सी साइकिल थी जो कई बार खराब होती थी रास्ते में, वहां से जब मैं पहुंचा तो पहली कक्षा किसकी थी? जगदीश गुप्त की। अब कक्षा में जब पहुंचे, आप बैठे 70 विद्यार्थी, सिनेमा हॉल की तरह तो कक्षा थी साहब, मतलब ऐसे सीढ़ियां लगी हुई हैं। अध्यापक सामने स्टेज टाइप का बना रहता था, उस पर अध्यापक और सामने सिनेमा हॉल नुमा क्लासरूम बैठे हैं साहब। मैं जाकर पीछे से उड़ के बैठा हुआ था, मिर्जापुर से आया था। बाकी तो सब ज्यादातर स्थानीय थे बीए करके। अब हाजिरी हुई सर, अटेंडेंस। अब अटेंडेंस खत्म हुई। अब अटेंडेंस समाप्त होने के बाद जगदीश गुप्त ने अपना रजिस्टर बंद किया, कहा अब्दुल बिस्मिल्लाह कौन है इसमें?
खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। वहां पर विद्यार्थियों को आप कहते थे इलाहाबाद। ये भी एक संस्कृति थी कि विद्यार्थी को बहुत आत्मीय होता था तब तुम बोलते थे, नहीं तो आप। खड़े हो जाए, कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब भैया मैं खड़ा हो गया। आप हैं? जी। कहते हैं कि कल का जो अखबार है भारत, उसमें एक कविता छपी है और कवि का नाम अब्दुल बिस्मिल्लाह छपा हुआ है। तो आप बताइए मुझे कि वो आप ही की कविता है, आप वही अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं या कोई और हैं आप? तो मैंने कहा जी मैं वही हूं। अब विद्यार्थी ऐसे पीछे, और जगदीश जी कहते हैं देखिए आपके बीच एक कवि बैठा हुआ है। तो मेरा अनुभव तो ये है, मेरा अनुभव तो ये है जिसके साथ मुझे क्या पता था इसी के साथ पीएचडी करूंगा, बाद में रिसर्च करूंगा। लेकिन पहला दिन, पहली कक्षा, पहला दिन का ये अनुभव मेरा है। अब ये क्या टांग खिंचाई है मेरी? अरे यार ये तो सम्मानजनक है मेरे लिए। आज मैं याद करता हूं, मैं भूल नहीं सकता इस घटना को, है ना? मैं भूल नहीं सकता था। कहा देखिए, अरे सबको कह रहे हैं देखिए आपके बीच एक कवि बैठा हुआ है। और उसके बाद वहां तमाम लोगों से मेरा परिचय हुआ, फिर धीरे धीरे करके इलाहाबाद में है। तो मेरी टांग खिंचाई तो हुई ही नहीं। और मैं बता रहा था कि मैंने तो राम कुमार वर्मा की अध्यक्षता में काव्य पाठ किया है मैंने। बताइए अब किसी की हो गई हो टांग खिंचाई, अब वो इसको सरलीकृत करके सामान्यीकृत बना दे कि सबके साथ ऐसा होता है, तो मुझे लगता है थोड़ी ज्यादती है। सर कह रहे थे कि इक्के वाली बात थोड़ी अधूरी रह गई है, तो चाहते हैं कि इसको पूरा कर दो। अधूरी नहीं, मतलब उसमें आपको बताऊं कि एक इंटरव्यू में ये बात आई है कि मेरे बारे में कि अध्यापक के डांटने पर कहानी फाड़ दी थी। ये बात तो आगे आ चुकी है। और उसमें मैंने ये भी कहा कि वो शुद्ध कल्पना पर आधारित थी कहानी, है ना? शुद्ध कल्पना पर आधारित थी और इसलिए गड़बड़ थी कहानी। गड़बड़ थी, खराब नहीं, गड़बड़ थी। तो उसको फाड़ कर फेंक दिया और तय ये किया कि अब मैं वही लिखूंगा जो मैं खुद अनुभव करूंगा, जो मेरा अनुभव होगा। या अनुभव आपका भी हो सकता है, लेकिन मैं गहराई के साथ उससे संवेदना के स्तर पर जुड़ूंगा, तभी लिखूंगा। यथार्थ पर ही लिखूंगा, कल्पना का सहारा लूंगा, लेकिन ये मैंने तय कर लिया। आप सुनिए हुआ क्या कि ये घटना है मैं हाई स्कूल करने के बाद। अच्छा 8th करके जब मैं मध्य प्रदेश से आया तो पिताजी तो चाहते थे कि हमारे गांव के बगल अगल बगल 2 इंटर कॉलेज, लेकिन पिताजी मर गए, डेथ हो गई उनकी, और कोई मुझे पढ़ाना चाहता नहीं था। तो कौन पढ़ाता मुझे? तो मैं चला गया था मिर्जापुर। तो मिर्जापुर जिले में एक कस्बा है लालगंज, तो वहां से मैंने हाई स्कूल और इंटर वहीं से किया और फिर मिर्जापुर शहर से बीए किया। तो 12 हाई स्कूल के बाद की एक घटना है कि हाई स्कूल करने के बाद मैं भटक रहा था, कोई काम धंधा मिल जाए, कुछ मिल जाए। क्योंकि हाई स्कूल करने के बाद एक तरह से मुझे लोगों ने भगा दिया। लोगों ने मतलब जिन्होंने शरण दिया था, मुझे आश्रय दिया था, कि उन्होंने कहा कि अब हो गया, अब जाओ तुम अपना कुछ कमाओ धमाओ, कुछ काम धाम ढूंढो। अब 1.5 पसली का तो आदमी, हाई स्कूल में क्या उम्र थी मेरी। तो बहरहाल मैं चक्कर में इलाहाबाद शहर आ गया। अब शहर में भटक रहा हूं, भूखा प्यासा, कुछ नहीं है मेरे को। मुझे एक आदमी मिला, उसको मेरी परेशानी समझ में आई। उसने मुझे एक होटल में काम दिला दिया कि जूठा प्लेट साफ करने का काम करो। समर शीर्ष है ये घटना है। तो मैं वो जूठी प्लेट साफ करता था
अभी चंद दिन ही गुजरे थे वहां काम करते हुए कि हमारे गांव का एक आदमी इलाहाबाद में नौकरी करता था, तो दोपहर में वो होटलों में जाकर खाना खाता था। वो उस दिन संयोग एक दिन क्या हुआ कि वो उसी होटल में खाना खाने आ गया जिस होटल में मैं काम करता था। अब पहचान गया मुझे, अब पहचान गया तो चौंका। अब साहब वो लगा मुझसे बात करने, पढ़ा लिखा था, उसके दिमाग में ये आया होगा कि ये लोग ना समझ पाए दूसरे लोग, तो वो हालांकि कोई अच्छी अंग्रेजी उसकी नहीं थी, मेरी भी अंग्रेजी कोई बहुत खराब थी, लेकिन कुछ लगा अंग्रेजी में बोल रहे और लगा मैं भी अंग्रेजी में बोलूं। अब वो होटल का मालिक ने सुन लिया और उसको मैंने ये बता दिया था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। अब वो मालिक, वो आदमी तो खाना खा के चला गया, वो मालिक ने मुझे बुलाया, कहा तुम झूठ बोलते हो, अंग्रेजी बोलते वही सुना है तुमको, भाई घर से भागे हुए हो तुम। अरे भाई नहीं भागते, माँ बाप ने डांटा होगा, अरे नाराज नहीं होते माँ बाप से, फलाना ठिकाना, जाओ घर जाओ। मैंने कहा नहीं साहब मुझे रहने दीजिए नौकरी में। कहा नहीं जाओ। मैं तो तुम कहा मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता, पढ़े लिखे लड़के से मैं झूठी प्लेट धुलवा रहा हूं, हैं? नहीं, भगा दिया उसने मुझे। और जब भगाया तो उसने मुझे शायद एक कुछ चवन्नी दी उसने। ये था कि 10 रुपए महीने मिलेगा, जो काम मिला था इससे 10 रुपए महीने मिलेगा और खाना फ्री। अब 4-5 दिन काम किए, ज्यादा तो किया नहीं था, तो उसने जाते वक्त चवन्नी एक दे दी, कहा ये रखो जाओ। अब चवन्नी जेब में, अब कहां जाएं, अब कहां जाएं, 4 आने जेब में, अब भटक रहे हैं। अब भटकते भटकते शाम हो गई। अब रात में कहाँ जाएं, तो सामने एक दर्जी की दुकान थी, उससे जाकर कहा, हमने कहा रात में सोने की जगह दे दीजिए, तो खैर उसने जगह वगैरह दे दी, सो गए उसके यहाँ। अगले दिन फिर सुबह उठे तो अब कहाँ जाएं, अब जेब बेचारा नहीं, अब अगर उसको कुछ खा ले उसका तो गया वो भी चवन्नी। तो अगले दिन फिर दिमाग में आया कि अब गांव चलते हैं, बहुत होगा भगा ही देंगे ना घर से, और क्या करेंगे, है ना। या जहां मैं जाता था भगा देते। मेरे रिश्तेदार इलाहाबाद जिले में बहुत, मेरे पिता के, लेकिन कोई मुझे, अब पता नहीं ये जाना चाहिए कि नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये है। तो अब मैं साथ चल दिया वहां से पैदल। अच्छा, अब खाया नहीं हूं, देखो पहले दिन भी भूखा हूं, अगले दिन भी भूखा हूं, और ये जून का महीना है। अब चल दिया मैंने। अब सोचिए कि वहां से नखास इलाका है, नखास कोने में वो होटल था, वहां से पैदल राजघाट का, और फिर पुल क्रॉस किया जमुना का, और जमुना का पुल क्रॉस करके वही घूरपुर की तरफ। और जब यहाँ बता दूं कि घूरपुर से थोड़ा आगे अकबर इलाहाबादी का गांव, जहाँ अकबर इलाहाबादी जाके थे, वो भी हमारे गांव के पास के थे। हाँ, तो अब वो घूरपुर वाली सड़क पर हम चले जा रहे हैं, चिलचिलाती धूप, खाली पेट, पैदल। और चलते चलते क्या हुआ, मुझे आ गया चक्कर। चक्कर आ गया तो मैं गिर पड़ा सड़क के किनारे। तो वो अगल बगल कुछ खेतों होतों में कुछ स्त्रियां घास वो छील रही थी, कुछ वो दौड़कर आई, पानी उन्हीं लिए हुए थे, पानी उन्हीं छिड़का उड़का, साहब मुझे होश में ले आई। पूछा बेटा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या है। अब मैं क्या बताता, मैंने ऐसे बताया, अब बताया गांव जाना। तो कहा कि गांव जब बताया तो कैसे जाओगे, पैदल। मैंने कहा और कैसे जाएंगे, अब पैदल जाना है। तो कह इक्का क्यों नहीं कर लेते।
इक्का क्यों नहीं कर लेते? अब तब मुझे ध्यान आया कि मेरी जेब में चवन्नी है, तो एक इक्का आ रहा, उसको उन्हें स्त्रियों ने ही रोका। मैंने इक्के वाले से पूछा कितना लोगे घूरपुर तक? घूरपुर से तो पैदल जाना है, लेकिन घूरपुर तक तो इक्का से जा सकते हैं। तो कहा घूरपुर तक कितना लोगे? तो उसने कहा 2 आने। 2 आने। मैंने सोचा चलो 4 आने हैं मेरे पास, 2 आने इक्का वाले को दे देंगे, 2 आने तब भी बचेगा। मैं बैठ गया इक्के पर। अब साथ इक्के से हम घूरपुर गए। अब घूरपुर में उतरे जब इक्के से, तो वो चवन्नी निकालकर मैंने इक्के वाले को दी। तो चवन्नी को ऐसे देखा और रख लिया उसने जेब में। अब पैसा नहीं वापस कर रहा है 2 आना मुझे, इक्के वाले। तो मैंने कहा कि भाई 2 आने पर तय हुआ है ना, 2 आना मुझे वापस कर दो। तो बोला चवन्नी आपकी नकली है, खोटी है तुम्हारी चवन्नी, बच्चा समझकर हमने रख लिया है इसको, नहीं दूसरा पैसा मांगते। हाँ चल जाएगा तो ठीक है, और नहीं चल जाएगा तो हमारी किस्मत, लेकिन पैसा 2 आना नहीं देंगे। पूरी चवन्नी रख ली। मुझे नहीं मालूम कि वो नकली थी या असली थी, मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने एक कहानी लिखी थी, उसका शीर्षक था खोटा सिक्का। इस घटना पर एक कहानी लिखी। मैंने कहा इस कहानी को तो कोई नहीं कहेगा गलत है, कोई नहीं कहेगा गड़बड़ है। तो खोटा सिक्का नाम से मैंने कहानी लिखी, लेकिन वो कहानी भी अवेलेबल नहीं है। ये है इक्के की कहानी। कहाँ प्रकाशित की कहानी? कहीं नहीं प्रकाशित हुई, वो भी गायब हो गई, पता नहीं कहाँ रख दिया, क्या कर दिया। जैसे आमतौर पे जब हम रचनाकारों को पढ़ते हैं तो भूख के किस्से भी हम पढ़ते हैं, भूख के किस्से भी हम उनके पढ़ते हैं। हमारे जो रचनात्मकता है उसके लिए कई बार बड़ा इसका मायने भी बनता है। आपके जीवन में भूख का क्या मायने है? भूख, मैं समझता हूं कि भूख से बड़ा सच दुनिया में कोई नहीं है। सब पता नहीं किसी दार्शनिक ने इस पर सोचा है कि नहीं। भूख एक दर्शन है, एक फिलोसफी है। भूख हमें वो चीज देती है साहब जो दुनिया की कोई चीज हमें दे ही नहीं सकती, जो हमें भूख देती है। लेकिन यह वही आदमी जानता है, वही समझता है, और ये वही बोल सकता है, ये वही कह सकता है जिसने भूख झेली हो, जिसने भूख को महसूस किया हो, जिसने सिर्फ इस शब्द को पढ़ा है, जिसने सिर्फ सुना है, वो नहीं जानता कि भूख है क्या। और भूख तो इतना मैं कितना मैं भूखा रहा हूं, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं। और जब मैं एमए कर रहा था, उस जमाने में एक ऐसा समय आया कि 5 दिन तक मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। 5 दिन तक कुछ भी नहीं मिला। और 6वें दिन मैंने वो काम किया जो सबसे बड़ा पाप था। मैंने अपनी किताबें बेची रद्दी के भाव, पेट में कुछ डालने के लिए, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। और जो मेरी सहायता ऐसे समय पर किया करते थे वो नहीं थे इत्तेफाक से, इसलिए रहना पड़ गया शायद, वरना अगर वो होते वहां तो 5 दिन तो न रहता भूखा, 1 आध दिन भले रह लेता। देखो इस बारे में देखो, कभी कभी लतीफे बड़े काम के होते हैं। हम लोग लतीफों को हाथ से समझते हैं।
वो अकबर और बीरबल के नाम से जो लतीफा है ना, ये भूख को लेकर, वो बड़ा दिलचस्प है। उसमें एक दर्शन है, फिलॉसफी है उसमें। एक बार अकबर ने पूछा ना बीरबल से कि संसार में सबसे मीठी वस्तु क्या है, सबसे मीठी चीज क्या है, सबसे लज्जतदार, मीठी नहीं, सबसे स्वादिष्ट क्या है? तो बीरबल ने कहा भूख। सबसे स्वादिष्ट भूख। बिगड़ गए अकबर, अभी क्या बकवास कर रहे हो, स्वादिष्ट पूछ रहा हूं, खाने पीने की चीज को बताओ ही थी क्या? भूख कैसे? भूख, वो बस भूख रट लगाए हुए था, भूख सबसे स्वादिष्ट भूख। खैर वो नाराज हो गए, डांट उठ दिया। तो बीरबल ने कहा अब इनको सिखाया जाए। तो जब एक दिन शिकार खेलने अकबर निकले तो बीरबल को साथ लिया और शिकार खेलने चले गए जंगल। तो बीरबल ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा अकबर जो है महुआ से बहुत चिढ़ते थे, महुआ बहुत चिढ़ते थे महुआ। हाँ, तो अपनी पत्नी से कहा तुम महुए से कुछ लड्डू बना लो, गुड़ से नहीं, महुए से बनाओ। तो महुए से कुछ लड्डू बनवा लिया और बांध के रख लिया पोटली, और अकबर के साथ शिकार पर निकल गए। और बीरबल ने उनको जंगल में ऐसा भटकाया कि वो रास्ता भटक उटक गए और टाइम बहुत गुजर गया। अब अकबर को लगी भूख, अब भूख लगी। अब कहा बीरबल भूख लगी, कहने वो भूख लगी तो मैं क्या करूं, शिकार में कुछ मारा नहीं अभी तक आपने, तो उसी को भून भान के खा लेते हैं, और खाना यहाँ कहाँ मिलेगा, इतना जंगल है। अब अकबर परेशान कर रहे हैं कि भैया कहीं से लाए यार, कुछ तो लाओ, कुछ तो जाए पेट में। मना बीरबल ने कहा कहाँ से लाऊं मैं, पत्ते उत्ते के ये तोड़ दूं, खा लीजिए। अब कह नहीं यार, पत्ता खाऊं खाने की चीज। जब बहुत झिला लिया बीरबल ने तो कहा अच्छा देखते हैं, शायद मेरी पत्नी ने कुछ रखा हो। तो पोटली खोली और कहा कि निकाला, तो कहा कि मेरी पत्नी ने ये रख दिए थे कुछ, इसको खा कर देखिए, अगर पसंद आए तो इसी से पेट भर लीजिए। तो अकबर ने जब काट खाया, कहा वाह क्या लज्जत है साहब इसमें, क्या लज्जत है इसमें, हाँ? तो कहा और खाइए साहब, खिलाया। तो जब खा चुके तो कहें ये क्या था, ये बताओ बीरबल, ये क्या था, किस तो बड़ा स्वादिष्ट लड्डू है, क्या था ये? कहें हुजूर ये तो वो था जिससे नफरत करते हैं आप। कहें ये महुए से बना हुआ है, चौके। तो कहें अब आपको लगा कि भूख ही सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होती है। कह अगर भूखे ना होते आप तो खाते हैं उसको, है? भूख से बड़ी प्रेरणादायक वस्तु कुछ भी नहीं है। ये भूख में ये शक्ति होती है। सर आरंभ में आप कविताएं लिखते थे और उन कविताओं की खूब प्रशंसा भी होती थी, आप कविताएं पढ़ने भी जाते थे, और जो शोध आपने किया वो भी कविताओं पर ही किया। तो इन कविताओं के बीच में फिर कहानी कहाँ से दाखिल हो गई, कैसे दाखिल हो गई? कहानी जो दाखिल हो गई बता ही दिया मैंने आपको कि कहानी कैसे लिख दी मैंने, है? तो वो मेरे बारे में ये कहना या ये निष्कर्ष बिल्कुल गलत है कि ये पहले कविता लिखते थे और बाद में कहानी में आ गए, ये बिल्कुल गलत है ना? ये उसी तरह से गलत है जैसे प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि पहले उर्दू में लिखते थे बाद में हिंदी में चले गए। ये अपने आप में गलत है। प्रेमचंद जीवन भर दोनों भाषाओं में लिखते रहे, उर्दू में भी लिखते रहे, हिंदी में भी लिखते रहे। मैंने भी जो आरंभ था मेरा वो कविता कहानी दोनों से था। मैं कविताएं भी लिखता था, कहानियां भी लिखता था। हाँ, कविताएं ज्यादा लिखता था और आरंभ में तो गीत लिखता था। वो प्रेम और वियोग के गीत लिखे हैं बहुत, हाँ, और जो बड़े लोकप्रिय थे। हाँ, तो ये जो मेरे साथ जो
देखिए, मेरा एक कविता संग्रह है, वली मोहम्मद और करीमन बी की कविताएं। ये 2 लोगों को समर्पित है। इनको पता है कि प्यारे दोस्त मंगले डबराल, जो मुझे मूलतः कथाकार मानते हैं, और आदरणीय त्रिलोचन शास्त्री को, जो मुझे मूलतः कवि मानते हैं। ये समर्पण है उसका। हाँ, तो हुआ क्या कि ये जो कथाकार, पहले मेरे नाम से पहले लोग लगाया जाता था कवि कथाकार, बाद में कवि गायब हो गया, कथाकार अब्दुल रसूलुल्लाह। और ये सब हुआ है झीनी झीनी बीनी चदरिया के कारण। जब झीनी झीनी बीनी चदरिया का प्रकाशन हुआ, उसके बाद तो, लेकिन वो मंगलेश जी कहते थे कि ये कथाकार है, त्रिलोचन जी कहते थे कि नहीं ये, अच्छा इसको लेकर मैं बोल चुका हूं, उदाहरण भी दे चुका हूं, है ना। तो झीनी झीनी बीनी चदरिया वो एक तरह से वो मोड़ है कि जहां से मेरे बारे में ये धारणा बन गई कि अब्दुल रसूलुल्लाह कथाकार है। और लगभग इसको मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए कि मैंने खुद भी कविता लिखनी बंद कर दी। मैं उपन्यास, अच्छा बल्कि मैंने तो एक समय के बाद कहानियां लिखनी भी लगभग बंद हो गई मेरी, है ना, कम हो गई, उपन्यास लिखने लगा। बल्कि एक बार तो एक मेरा कविता संग्रह है ना, कल फिर कविता लिखी जाएगी, तो ये जो कविता संग्रह है ये तो छपवाया बाद में। ये केदार जी की जिद की वजह से छपा। केदार जी अक्सर मुझे टोकते थे, तुम तो एकदम यार अब एकदम से कथाकार ही बन गए तुम, हैं, कविताएं लिखनी छोड़ी थी तुमने। मैं कहा डॉक्टर साहब अब नहीं मन होता, नहीं लिखते। तो कहने लगे कि अरे भाई चाहे लिखो चाहे मत लिखो, पहले की जो होंगी किताब छपवा लो। उनके कहने पर ये किताब छपवाई थी, उन्हीं को समर्पित भी है, केदार जी को ही समर्पित किया है, क्योंकि उनके ना कहते तो मैं किताब भी छपवाता। तो इस तरह से वो एक मोड़ आया कि जिसने वो कथाकार की छाप बना दी गई। हाँ, ये था। कहीं इसमें इलाहाबाद की भूमिका तो नहीं? क्योंकि क्या समय तो कथा ही हावी है। हाँ, उस समय तो इलाहाबाद पर कथा का असर ज्यादा है। क्यों कथा का असर क्यों भाई? हाँ, जगदीश गुप्त खुद कवि थे, विजय देवनारायण शाही कवि थे, है? आपके समकालीन तो कथाकार ज्यादा थे। मेरे समकालीन कौन था? अमरकांत जी के साथ आप समकालीन नहीं हुए, वो मेरे वरिष्ठ थे ना, मुझसे वरिष्ठ थे। मेरे समकालीन तो कोई है ही नहीं। मेरे समकालीन जितने थे इलाहाबाद से बाहर हैं। इलाहाबाद में मेरा समकालीन कौन था? हाँ, जी। हाँ, कोई नहीं था। वरिष्ठ थे, मतलब अमरकांत वरिष्ठ, शेखर जोशी वरिष्ठ, दूधनाथ सिंह भी वरिष्ठ, अध्यापक थे, हालांकि मुझे पढ़ाया नहीं। उसका कारण क्या था कि उनको बीए की कक्षाएं मिली हुई थी, मैं एमए में था। हाँ, लेकिन फिर भी वरिष्ठ थे। हाँ, तो वो कारण बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो कारण नहीं। इलाहाबाद से जुड़ा हुआ है कि आपने एक बार इम्तिहान दिया है एमए का, तो अस्पताल, और वो भी जिस तरह से आपने दिया है कि पेट पर लेट करके, अस्पताल इसकी बात भी आपकी जिंदगी में आता है कई बार। हाँ। उस घटना का क्या मतलब है आपके लिए? घटना क्या मतलब है? समय का जो अस्पताल था आपके लिए। हाँ, नहीं, वो तो दरअसल क्या था कि वो कोई, न तो वो सरकारी अस्पताल था, न तो वो कोई प्राइवेट अस्पताल था, वो विश्वविद्यालय का अस्पताल था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक अस्पताल, जैसे बीएचयू भी है, बीएचयू को तो बहुत बड़ा है, सर सुंदरलाल के नाम पर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इलाहाबाद में छोटा सा था। तो अब वो तो मजबूरी थी मेरी। हाँ, क्योंकि मुझे एक फोड़ा निकला हुआ था जो बैक में था।
और वो परीक्षाएं बिल्कुल आ गई थी नजदीक। मेरे साथ एक मेरा दोस्त रहता था जो बीए का विद्यार्थी था, तो वो उसकी वो अपनी शादी करने के लिए वो गांव चला गया था। अब मैं अकेले था और मुझे फोड़ा निकल आया और मैं परेशान, और कोई नहीं। वो शादी उदी करके जब लौट कर आया, देखा तो मैं तड़प रहा था, तो वो फौरन मुझे ले गया। तो अब जाहिर पैसे से तो होते नहीं थे, तो विश्वविद्यालय का चूंकि अस्पताल था तो वहां ले गए। तो उन्होंने कहा साहब इनको तो हम एडमिट करेंगे और ऑपरेशन करेंगे। तो एडमिट किया उन्होंने मुझे, और ऑपरेशन जो किया वो बगैर बेहोश किए किया उन्होंने, ऑपरेशन किया। और उसके बाद ये था कि लेटा दिया मुझे पेट के बल, पीठ के बल तो मैं लेट ही नहीं सकता था क्योंकि पीछे था ऑपरेशन, कमर के नीचे था फोड़ा। अब वो अंदरूनी फोड़ा था, बाहर से दिखाई नहीं पड़ता था। हाँ, और काफी गहरा जख्म हुआ। तो और उसके जिस दिन ऑपरेशन हुआ है उसके अगले दिन से ही परीक्षा शुरू थी। तो इधर मेरा ऑपरेशन हो रहा है और वो जो मेरे साथ लड़का था जो बीए का विद्यार्थी था, वो इस दौड़ भाग में लगा हुआ है कि परीक्षा की अनुमति मिल जाए, कि अस्पताल में ही परीक्षा इनको देने की अनुमति। ये तो नहीं हो सकता कि आप अस्पताल में परीक्षा देंगे। अब मुझसे एक एप्लीकेशन लिखवा था वाइस चांसलर के नाम, और उसके बाद वो बेचारा दौड़ भाग कर रहा है। तो पहले तो मना कर दिया गया था कि नहीं, अनुमति नहीं मिलेगी, है ना। अच्छा, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर था, हॉस्पिटल है बाहर। तो हुआ कि वहाँ कॉपी जाएगी, पेपर जाएगा, इन्विजिलेटर की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। भाई ऐसा थोड़ा होगा। लेकिन बहरहाल वाइस चांसलर ने बाद में उसको समझा, मेरे मित्र ने समझाया कि बहुत गरीब बच्चा है, साल पर बर्बाद हो जाएगा, उसके तो खाने का ठिकाना नहीं है, कैसे पढ़ेगा। तो कुछ समझ में आया होगा कि शाम को अनुमति मिली, 5 बजे के आसपास वो अप्रूवल उसका मिला। हाँ, तो अब अगले दिन, अच्छा क्योंकि ऑपरेशन जो हुआ था 1 दिन पहले हुआ था, तो मुझे आ गया था बुखार। तो अगले दिन मैं बुखार में तप रहा था और एक अध्यापक की ड्यूटी थी, तो वो पेपर, और एक ही अध्यापक आए थे, वो पेपर और कॉपी लेकर वो आए थे। जब मेरा जो साथी था वो कमरे से जो पुस्तकें पाठ्यक्रम वगैरह की कुछ थी वो लाकर ऐसे रख दिया था मेरे बगल में। जब वो अध्यापक आ गए तो कॉपी और पेपर ऐसे दे दिया उन्होंने। तो मेरा साथी जो है वो किताब उताब हटाने लगा वहां से। तो उन्होंने, अध्यापक ने कहा कि क्यों हटा रहे हो, लिखने लायक ही नहीं है, ये नकल क्या करेगा, ये तो लिखने लायक ही नहीं है, ये तो अनुमति मिल गई है, यही बहुत बड़ी बात है, लिखने तो चाहे लिखे। और वो बेचारे भी कमरे में नहीं बैठे, अध्यापक बाहर बैठे चले गए। हाँ, और मैं ऐसे बेड के ऊपर पेट के बल बैठा था, सामने एक छोटा सा टेबल रखा गया और लेटे लेटे परीक्षा, और पूरी परीक्षा मैंने लेटे लेटे, एमए पीबीएस पहला साल था। अब समस्या एक और आई कि जब परीक्षा खत्म हो गई तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वाइवा जो होता था, मौखिक परीक्षा, वो दोनों साल होता था। आमतौर पर एमए फाइनल में वाइवा, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रीवियस में भी वाइवा होता था और फाइनल में भी वाइवा होता था। अब प्रीवियस में थे तो वाइवा, अब वाइवा तो मेरा मित्र बेचारा दौड़ भाग करता था, उसका नाम नहीं दिया है मैंने, समर शेष है, मैं उसका है, उसका वो कैरेक्टर है, लेकिन उसका नाम नहीं दिया मैंने। तो उससे पूछा कि भाई बिस्मिल्लाह से ये कहो कि वाइवा कैसे होगा, ऐसे पेपर काफी तो पहुंच गई वहां, एक अध्यापक की ड्यूटी भी लग गई। अब वाइवा लेने बाहर से आते थे लोग, एक लड़के का वाइवा लेने अस्पताल जाएंगे वो। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, कैसे करें। तो कहें जाओ जरा सा बात करो डॉक्टर से। और तो फिर अब किसने बात की थी मुझे बात पता नहीं,
कि जगदीश जी थे या रघुवंश जी थे, शायद या चतुर्वेदी जी थे, इन्हीं में से किसी ने ये कहा कि डॉक्टर से नहीं बिस्मिल्लाह से बात करो कि वो आ सकता है कि नहीं आ। कहा डॉक्टर परमिशन भी दे देगा और वो आने की स्थिति में नहीं है तो क्या होगा? कहन अगर वो आ जाए तो आ जाए और नहीं आएगा अगर तो फिर देखा जाएगा, हम बगैर वायवा के नंबर दिलवा देंगे या कुछ कर लेंगे, है ना। अब जब मुझे बताया गया तो मैंने कहा भाई मैं चलूंगा, ले चलो मुझे। लेकिन समस्या क्या थी? कपड़ा नहीं पहन सकते थे, लुंगी पहन सकते थे बस। मैं लुंगी, अच्छा लुंगी कभी पहनता नहीं था, मुझे लुंगी से बड़ी चिढ़ होती थी मुझे। हाँ, बनारस में जबकि लुंगी बहुत, सब लुंगी वहां का नेशनल ड्रेस, ये सब चला जाएगा। खैर तो बहरहाल वो लुंगी बांध के और शर्ट पहनकर मैं वायवा देने गया था। तो उसमें अध्यक्ष महोदय तो बैठे नहीं वायवा में, बैठा दिया बाहरी जी को, हरदेव बाहरी। हाँ, और जानते हैं वायवा किसने लिया था? हरे कृष्ण देवसरे, हरे कृष्ण अवस्थी, सॉरी, हरे कृष्ण अवस्थी, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष थे उस समय, बाद में वाइस चांसलर हो गए थे लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो हरे कृष्ण अवस्थी आए हुए थे वायवा लेने के। अब जब मैं पहुंचा लुंगी बांधे हुए, तो अब अवस्थी क्या हो गया इस लड़के को? तो बाहरी जी ने कहा इसका ऑपरेशन हुआ है। तो कहा बैठने की आवश्यकता नहीं है, आप खड़े रहो, खड़े रहिए। तो खड़े खड़े एक दो सवाल ऐसे नाम मात्र को पूछ लिया, कहा जाओ। मेरा मित्र बाहर खड़ा था, उसको इशारा किया कि इसको ले जाओ। इस तरह से भागा हुआ था है। लेकिन लगाकर मैं कुछ दूसरी बात बोलना चाह रहा हूं। इस घटना से मेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई साहब कि जब मैं ये कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। जब इस स्थिति का सामना कर लिया मैंने, है, तो अब इससे भी भयंकर स्थिति कोई आ जाएगी तो उसका भी सामना कर लूंगा। तो मेरे साहस कई गुना बढ़ गया साहब। हाँ। और बाद में तो अस्पताल जाना लगने लगा जैसे पिकनिक करने जा रहे हैं। डरते हैं लोग अस्पताल जाने में, हमको लग रहा है कि पिकनिक करने जा रहे हैं। तो उस घटना में साहब मेरी हिम्मत बहुत बढ़ा दी। सर, आपके शिक्षक जिनका नाम आपने लिया, जिनसे आपकी नोकझोंक भी होती थी, जिन्होंने आपकी सहायता भी की, जब आपको ख्याति मिल गई तो उन लोगों का क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं अपने 3 गुरुओं का नाम लेना चाहता हूँ। 3 गुरुओं के बारे में बताना चाहता हूँ। एक गुरु के बारे में तो ये बताना चाहता हूं कि जब मेरी कोई ख्याति नहीं थी, बीए के दौरान मैंने बताया कि आपको कि मेरी रचनाएं पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी, लेकिन कोई ख्याति थोड़ी थी मेरी। छोटी मोटी पत्रिकाओं में इधर उधर छपती थी। बीए की जब परीक्षा दी मैंने, बीए 2 साल का तब होता था बीए। तो बीए करने के बाद अच्छा, बीए के दौरान क्योंकि थोड़ा सा ट्यूशन में करता था मैं, तो कुछ मेरे पास 10-20 रुपए कुछ थे। तो अचानक मुझे याद आने लगी मध्य प्रदेश की, जहां मेरा बचपन गुजरा। तो मैंने सोचा कि अच्छा, अब मेरे ननिहाल वहीं पर, भाई मेरी माँ वहीं की थी, तो मेरी नानी, मेरी माँ की बहनें, उनके भाई, मतलब मेरे मामा वगैरह सब वहीं पर थे, पूरा खानदान माँ का था। तो मेरे दिल में इच्छा हुई कि मैं एक बार जाकर सबसे मिलकर आऊं। तो मैं साहब
इलाहाबाद आया। इलाहाबाद से मैंने पैसेंजर ट्रेन पकड़ी क्योंकि वही सस्ता था। वहां जाने के लिए यह है कि इलाहाबाद से पहले जबलपुर जाइए और जबलपुर से फिर 140 किलोमीटर बाई रोड डिंडौरी नाम की जगह, अब जिला है, उस जमाने में तहसील थी, मंडला जिले में पड़ता था, नर्मदा के किनारे। वहां मैं जब पहुंचा, खैर वहां तो साहब मुझे देखते ही रोना धोना, क्योंकि सब मान चुके थे कि लड़का लग रहा है मर गया है। माँ तो वहीं मर गई थी, बाप मर गए, ये खबर मिल चुकी थी वहां। मेरे बारे में किसी को कोई खबर ही नहीं, तो लोगों ने सोच लिया था ये भी लगता है मर मुरा गया लेकिन अब वहां मैं जीवित। अब जब मैं पहुंचा तो अब मुझे किसकी याद आई? उस गुरु की मुझे याद आई जो मुझे कंधे पर बैठाकर स्कूल ले जाते थे और कंधे पर बैठाकर स्कूल से घर छोड़ते थे। जिस गांव में की मेरी माँ थी, जब यहां से हमको ले गए थे पिताजी, 2.5 साल का था जब ले गए, और पिताजी कोई एजुकेशन उनकी नहीं थी, सिर्फ वो घरेलू उर्दू फारसी जानते थे, अरबी भी कुरान जानते ही थे। लेकिन चूंकि वो मध्य प्रदेश में जंगल विभाग में नौकरी कर चुके थे, तो उस जमाने में कोई डिग्री वुग्री नहीं देखता था। हाँ, अच्छा हिंदी भी जानते थे, लिखो के लिए, तो उनके कुछ सरकारी अधिकारियों से संबंध थे। तो मेरे गांव में क्या, मेरे गांव के आसपास कोई स्कूल ही नहीं था, तो मुझे पढ़ाने के लिए मेरे पिताजी ने लिखा पढ़ी करके स्कूल की मंजूरी ली थी गांव की। उस गांव में स्कूल खुलवाया। अब स्कूल नाम की कोई चीज नहीं थी, कागज पर यह था कि इस गांव में स्कूल खुल गया। एक अध्यापक की नियुक्ति हो गई। अब अध्यापक ने कहा हम वहां कहां जाएंगे, तो अध्यापक से कहा गया कि मेरे पिताजी के बारे में बताया गया। मेरे पिताजी को लोग अकेले, वो पढ़े लिखे थे पूरे इलाके में, तो पढ़े लिखे कायस्थों को भी लोग मुंशी कहते थे और मेरे पिताजी को भी लोग मुंशी ही कहते थे। हाँ, किसी ने तो प्रेमचंद को भी मुंशी कह दिया है किसी ने, तो मेरे पिताजी को मुंशी ही कहते। कह रहे वो उस गांव में जाना और मुंशी पूछ लेना, बस मुंशी जी के यहाँ चले जाना, बाकी व्यवस्था वो कर देंगे। हाँ, अब साहब आ गए वो अध्यापक महोदय, खुद मैट्रिक पास थे वो, और वो डिग्री, वो जो ट्रेनिंग होती है टीचर वाली। तो बहरहाल मेरे पिताजी को अब 3 काम करने से मेरे पिताजी को, एक तो उस अध्यापक के रहने का प्रबंध, दूसरा पढ़ाई कहाँ होगी क्योंकि स्कूल तो है नहीं, पढ़ाई कहाँ होगी, तीसरा विद्यार्थी। तो अब रहने का प्रबंध तो उन्होंने कर लिया, किसी से बात की। अच्छा, वो वहां गोंड जाति के थे वो, और हमारे गांव में तमाम बहुत सारे गोंड थे, आदिवासियों गांव। तो एक ऐसे संपन्न थे गोंड के, उनके पास एक आध कमरा स्पेयर था, तो उनके रहने के लिए गुरुदेव का। अच्छा, गोंड सब अपने नाम का सिंह लगाते हैं। उनका नाम था संपत लाल सिंह, हमारे गुरु का नाम याद है मुझे। तो रहने का प्रबंध हो गया। अच्छा, अब स्कूल तो गांव का एक अधिकारी होता था उस जमाने में, अंग्रेजों का के जमाने का बनाया हुआ कोटवार। ये दरअसल संस्कृत के कोटपाल का बिगड़ा हुआ रूप है, कोटवार। कोटपाल मतलब कोट माने किला, किले का जो रक्षण करे, संरक्षण करे, कोटपाल, इसी से बिगड़ा होगा कोटवार। तो कोटवार से बात की तो कोटवार ने कहा साहब हम अपना वो खाली कर देंगे, जहां लकड़ी कंडा उंडा रखते हैं बारिश का, वो खाली कर देंगे, वहीं पर पढ़ाई। अब विद्यार्थी, अब कोई नाम लिखाने को अपने बच्चे का तैयारी नहीं, कोई नहीं तैयार। कहीं पढ़ेगा जाकर तो गैया कौन चलाएगा, हमारा घर का काम कौन करेगा। और ताना ये मारते थे कि तुम्हें पढ़ाना है तो अपने बेटों को पढ़ाओ, हमारे बच्चों के पीछे क्यों पड़े हुए हो। कोई नाम लिखाने को तैयार नहीं, दिन भर परेशान। अब गुरुदेव ने कहा कि
हमारे पिताजी से कि ऐसा कीजिए कि कुछ अंड बंड फर्जी ऐसे नाम लिखवा दीजिए। कहा हमको रिपोर्ट देनी होगी वहां कितने बच्चे हैं। कहा अगर 15 बच्चों के नाम नहीं भेजेंगे हम तो स्कूल बंद हो जाएगा। तो पहला नाम मेरा लिखा गया कि अच्छा, इसीलिए मेरे नाम की जन्मतिथि गलत है, सन भी गलत है क्योंकि बढ़ाया हुआ है वो, क्योंकि नियम था कि सवर्ण और मुसलमान 5 वर्ष की उम्र होगा तब कक्षा 1 में नाम लिखा जाएगा। बाकी जो जातियां हैं 6 वर्ष। ये भी सुन लीजिए आप लोग, बड़ा विमर्श करते हैं जो है ना आजकल कि ये आजादी के बाद की बात है। तो अब सवर्ण और मुसलमान 5 साल, बाकी 6 साल। अब मेरी उम्र 40 साल की थी, मेरा 5 साल, इसीलिए सर 49 लिखा है, जबकि 50 की गई। और मैं भैया दुबला पतला चलता था, गिर पड़ता था। अच्छा, वो जंगली इलाका, पहाड़ी, पथरीली जमीन, ऊंचा नीचा, जंगल, पहाड़, बीच बीच में नदियां, 2 तो नदियां, एक तो नदी को क्रॉस करके जाना पड़ता था। स्कूल जहां पर था, जहां मतलब पढ़ने की व्यवस्था हुई थी, उसमें बीच में एक नदी पड़ती थी, जंगली नदी, उसको क्रॉस करके जाएंगे। अब मैं तो इस लायक था ही नहीं कि मैं स्कूल पहुंच सकूं। तो अब गुरुदेव जो हमारे थे संपत लाल सिंह, उनकी क्या था वो, अच्छा किसी ने कहा नहीं उनसे, वो सुबह सुबह आ जाते थे। हमारी अम्मा से कहते थे तैयार कर दो बेटवा को। अब क्या तैयार करना, कपड़े सपड़े क्या होते थे, जो है पहन लिया। ऐसे बैठ जाते थे, कहते थे बैठो मेरे कंधे, बैठा दो इसको। तो कंधे को मुझे बैठा देते थे और भैया वो लेकर जाते थे। नदी क्रॉस करते थे, उसके बाद एक घाटी चढ़नी पड़ती थी, उसके बाद वो कमरा आता था जहां पढ़ाई होती थी। और जब स्कूल शाम को 4 बजे छुट्टी, तो फिर हमको वही कंधे पर बैठाकर और फिर घर तक छोड़ने आते थे। और जब सर्दियां आई तो हमको जुकाम हो गया, तो नाक बहती थी, तो मैं उनकी कमीज में नाक पोछा करता था पीछे, मैं नाक पोछ दिया करता था। तो जब बीए करने के बाद जब वहां पहुंचा तो मुझे गुरुदेव की याद आई। तो मेरे मामा के जो बेटे थे, उनसे मैंने कहा कि गुरु जी कहाँ हैं? तो कहा कि अब तो रिटायर हो गए और अपने गांव में रहते हैं। हमने कहा मुझे उनसे मिलना है। मैंने कहा मैं उनसे मिलने जाऊंगा। तो कहा कि कैसे जाएंगे वहां, कोई साधन नहीं, पैदल जाना है। अब कैसे जाएंगे पैदल? तो हमारे मामन के बेटे ने एक टट्टू का इंतजाम किया मेरे लिए। टट्टू, छोटे साइज का घोड़ा, मुझे टट्टू बैठाया और खुद पैदल, और मुझे लेकर उनके गांव, संपत लाल सिंह के गांव गए। अब जब पहुंचे हैं वहां, तो पहले तो उन्होंने, अब हमारे मामा के बेटे को तो पहचान गए वो, और मुझे देख रहे हैं। तो फिर मैं मामा ने बताया, अरे साहब वो खड़े हो गए, गुरुदेव खड़े हो गए, और ऐसे ऊंचा ऐसे चबूतरा था, वहीं पर बैठे थे, खड़े हो गए और मुझे चबूतरे पर कहा कि बैठो। मैंने कहा आप बैठी? कहने नहीं, बैठो। बैठाया मुझे, मैं बैठ गया। मैंने कहा आप भी बैठिए। गुरुदेव नीचे जमीन पर बैठ गए। मैंने कहा ये क्यों किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहें तुम्हारी डिग्री मुझसे ज्यादा है। मैं बीए पास करके गया था, वो मैट्रिक। उनको कहानी कविता कुछ नहीं पता कि ये कहानी कविता लिखता है।
उनके लिए यही बड़ी बात थी कि उनका पढ़ाया हुआ बच्चा जिनको वो कंधे में बैठा कर ले जाते थे, वो ग्रेजुएट होकर आया है। अंग्रेजों ने ग्रेजुएट शब्द ऐसा चलाया था, क्या भारत जी ने उस पर मुकरी ही लिख दी है पूजा, कहा कि सखी साजन नहीं, ग्रेजुएट। ये तो एक गुरु का आपको बताया मैंने कि गुरु ने शिष्य को सम्मान दे रहा है। गुरु बताइए कि वो शिष्य को ऊंचा बैठा रहा है, खुद जमीन पर बैठ रहा है। ये तो एक गुरु हुई। अब दूसरे गुरु वो जिन्होंने कहानी, जिनकी वजह से फाड़ी थी मैंने, पहली कहानी जो फाड़ के फेंक दी थी मैंने, वो इंदिरा कॉलेज में मिले, वहां मिर्जापुर जिले में लालगंज। हाँ, वो शायद अभी तक जीवित हैं, क्योंकि अभी 4-5 साल पहले मैं उनसे भी मिलने गया था और मिलकर आया हूं। उनका नाम अमृत लाल त्रिपाठी। वो हिंदी पढ़ाते थे, हिंदी के अध्यापक। बाद में उन्होंने पीएचडी भी की थी, और पीएचडी उन्होंने की थी मंजन पर, मधुमालती पर पीएचडी है उनकी। अमृत लाल त्रिपाठी, उन्हीं को वो पहली कहानी 11वीं में, जब 11 में पढ़ता था मैं, 11वीं में तो कहानी लिखी थी। अब उसी के ऊपर डांट पड़ी थी मुझे और फाड़ कर फेंक दिया था मैंने। हुआ क्या कि हाँ, ये जो कहानी की प्रेरणा है, कविता तो पता नहीं कैसे लिखना शुरू हो गया। कविता तो शायद इसलिए लिखना शुरू हो गया कि कविता का मतलब गीत गे होता है ना। तो मैं तो नौटंकियों में काम करता था ना, नौटंकी में एक्टिंग की है मैंने। हाँ, तो नौटंकी में एक्टिंग करता था, तो मैंने सोचा यार इस तरह की गाना हम भी लिख सकते हैं। तो गाना फाना लिखते लिखते कविता लिखने लगे। कहानी लिखने का क्या हुआ कि अच्छा, वो जिस इंटर कॉलेज में हम पढ़ते थे वहां एक पुस्तकालय था छोटा सा, जिसमें कोई नहीं जाता था, है ना। पुस्तकालय में कोई जाता ही नहीं था, मैं जाता था। वो पुस्तकालय की सारी किताबें पढ़ गया, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। तो शरद चंद्र का उपन्यास परिणीता, ये मैंने पढ़ी। परिणीता से प्रेरित होकर मैंने कहानी लिखी। परिणीता पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ऐसी कहानी तो मैं भी लिख सकता हूं। अब परिणीता तो प्रेम कथा है, शरद चंद्र का सब प्रेम है ना, और रुलाने वाला प्रेम है। तो मैंने साहब एक प्रेम कहानी लिखी। अब प्रेम कहानी जो लिखी तो उसमें अब देखिए क्या है, वही है कि यथार्थ से आपका परिचय है नहीं। तो प्रेम कहानी लिख रहा हूं, तो एक लड़का एक लड़की है। तो अब लड़का और लड़की कौन है, वो है लड़के के मामा की बेटी। मामा की बेटी से प्यार कर रहा है लड़का। अब गड़बड़ क्या हुआ, सब लड़का भी हिंदू, लड़की भी हिंदू। मुसलमान होता तो चल जाता, क्योंकि मुसलमानों में तो मामा की बेटी से शादी हो जाती है, चाचा की बेटी से शादी हो जाती है, मौसा की बेटी से शादी हो जाती है, लेकिन हिंदू में तो नहीं होगी। लेकिन वो दोनों कैरेक्टर हिंदू, और मामा की बेटी से शादी, वो प्रेम कथा। हाँ, मतलब वो प्रेम कथा भी बड़ी क्रांतिकारी प्रेम कथा थी। लोग कहते हैं कि आज की तारीख में वो कहानी रहनी चाहिए थी, क्योंकि उस कहानी में विवाह को क्या करते हैं, वो दोनों भगवा दिया था मैंने कि लड़की को लेकर भाग गया वो लड़का। ये था कहानी। जब ये कहानी लिखी तो अब ये बात भी, अब लिखता है जब लेखक तो वो वाहवाही चाहता है कि कोई प्रशंसा करे उसकी। हाँ, तो प्रशंसा तो तब होगी जब कोई पढ़ेगा। तो अब हिंदी का सबसे बड़ा विद्वान कौन होगा, हिंदी का अध्यापक। अब हिंदी का जो अध्यापक है वही ना सबसे बड़ा विद्वान है। तो हमने अमृत लाल त्रिपाठी जो हमारे गुरुदेव थे, उनको मैंने ले जाकर वो कहानी दी। क्या है, मैंने कहा कहानी एक लिखी है मैंने। हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ आना बाद में। अगले दिन मैं गया, गुस्से से चेहरा लाल एकदम से त्रिपाठी जी का। हाँ,
कहानी निकाल कर फेंक दिया मेरे को। क्या लिखते हो तुम? बकवास। पता है तुम्हें मामा की लड़की बहन होती है, भाई बहन में प्रेम प्रसंग होगा और भाग जाएगा वो लेकर, भगवान जी क्या तुमने ऐसे कहानी लिखी जाती है? हाँ कहानी लिखते हो, मतलब जितना डांट सकते थे उतना डांटा, और वो भैया लाकर हमने फाड़ा और फेंक दिया। कहानी का शीर्षक रखा था वादा, मतलब वो वादा करता है, वो वादा को निभाने के लिए विवाह नहीं हो पाता तो भगा ले जाता है। तो ये लोग कह रहे हैं आजकल कि आज बड़ी क्रांतिकारी कहानी होती है। तो वो अमृतलाल त्रिपाठी, और बाद में उसी कॉलेज से खैर इंटरमीडिएट किया, फिर हम बीए करने चले गए, फिर बीए में हमारी रचनाएं छपने लगी। अब जब रचनाएं छपती थी, अब देखिए छोटी जगहों में पत्रिकाएं जाती नहीं, वहां धार्मिक पत्रिका आती थी जो प्रिंसिपल साहब मंगाते थे, कॉलेज की जो प्रिंसिपल थे वो अपना पढ़ते उड़ते थे, लेकिन त्रिपाठी जी भी पढ़ते उड़ते थे, साहित्यिक। तो बीए के दौरान जब बीए कर रहा था तब भी मैं लालगंज गया, वहां कस्बे में तो मिला उला, तो ऐसे त्रिपाठी जी ने कहा तुम तो कविता कहानियों में लिखने लगे हो अब। हमने कहा हाँ गुरुजी थोड़ा बहुत लिखते हैं, चाहिए। अब वो आई गई, बात खत्म हो गई। उसके बाद जब इलाहाबाद वहां बनारस में था, 10 साल बनारस में रहा, और इस 10 साल के दौरान साहित्य जगत में मेरी पहचान थोड़ी बहुत तो बन ही गई थी। मतलब ये कम से कम कहने लगे थे लोग कि बनारस में पहले 2 कथाकार थे, अब 3 हो गए हैं। ये कम से कम कहने लगे थे लोग कि शिव प्रसाद सिंह और काशीनाथ सिंह तो पहले थे, अब्दुल बिस्मिल्लाह भी एक आ गए हैं। मतलब ये बात इतनी थोड़ी सी थी। जब जामिया में मेरी नियुक्ति हुई, अपॉइंटमेंट जब हुआ, तो जो वो तो किस्सा बता ही चुका हूं, नहीं जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला उसमें लिखा था कि कौन कौन से कागज जमा करने हैं। तो उसमें था हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीए एमए सब। अब मेरे साथ समस्या एक पैदा ये हो गई कि हाई स्कूल का मार्कशीट नहीं मेरे पास, सर्टिफिकेट था, सर्टिफिकेट, लेकिन मार्कशीट वो मेरे पास नहीं थी। मार्कशीट पता नहीं कहां खो गई। अब मैं डरा, मैंने कहा यार किसी तरह से अपॉइंटमेंट हुआ है जामिया मिल्लिया में, किसी ने अनहोनी घटना घट गई है, और अगर मार्कशीट जमा नहीं हुआ, इसी वजह से छांट दिया मुझे, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। हैं? अब क्या होगा? मैं डर गया। अब उन दिनों क्या था, अमृतलाल त्रिपाठी हो गए थे प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल पहले थे उनका निधन हो गया था, और अमृतलाल त्रिपाठी हो गए थे प्रिंसिपल। अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। हाँ, तो मैंने एक चिट्ठी लिखी त्रिपाठी जी के नाम। अच्छा, उन दिनों मेरा भतीजा बनारस में आकर पढ़ता था, चंद्रदेव यादव का साथ, वो भी हिंदी में मैं कर रहा था। चिट्ठी लिखी मैंने। संयोग है कि मुझे अपना हाई स्कूल का रोल नंबर याद था, और नंबर याद थे कि मुझे 500 में से कितने नंबर मिले थे। अच्छा, आज मुझे नहीं याद है, आज न मुझे रोल नंबर याद है ना मार्क्स याद है। उस समय मुझे अपना रोल नंबर याद था, सन तो याद ही था, सन तो आज भी याद है, नंबर भी याद था कि मुझे कितने नंबर मिले थे, और मैं टॉपर था हाई स्कूल में। तो मैंने पत्र लिखा त्रिपाठी जी को कि मेरी नियुक्ति वहां हो गई है, जिसमें जो पेपर्स मुझसे मांगे गए हैं उनमें हाई स्कूल का मार्कशीट भी मांगी गई है, और मार्कशीट मेरे पास नहीं है, और मेरा ये रोल नंबर था इस 1966 में मैंने हाई स्कूल किया है। मेरा रोल नंबर ये था, और मुझे इतने में से इतने नंबर मिले थे। मैंने कहा सिर्फ ये अगर आप सर्टिफाइड करके लिख कर सिग्नेचर करके दे देंगे तो मेरा काम हो सकता है चल जाए।
और बहुत बहुत आपकी कृपा होगी, बड़ा आभारी। ये चिट्ठी मैंने लिफाफे में रखकर अपने भतीजे को दिया और बनारस से लालगंज भेजा। मैंने कहा जाकर देकर आओ, अगर दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो देखा जाएगा। हाँ, क्या पता खंगाले रिकॉर्ड उकार्ड पुराना, बाद में बुलाएं तो फिर बाद में जाना होगा। मेरा भतीजा भैया गया वहां से बस से लालगंज, शाम तक लौट आए, तो थका हुआ था वो, चेहरा उसका उतरा हुआ, तो मैंने सोचा नहीं मिला। हाँ, मैं डर गया। तो फिर उसने जेब से लिफाफा एक निकाला दिया, जो मैंने लिखा था वही लिख कर दे दिया था उन्होंने कि अब्दुल बिस्मिल्लाह, जिनका ये रोल नंबर था, इन्होंने सन 1966 में इस यहाँ से हाई स्कूल की परीक्षा पास की और इनको इतने अंक मिले। जितना मैंने लिखा था वही लिखकर साइन करके मोहर लगाकर उन्होंने मेरे भतीजे को दे दिया, जाके दे दो। हमने कहा कुछ देखा नहीं रिकॉर्ड उकार्ड? कर कुछ नहीं, कहना आपकी चिट्ठी दी हमने, उन्होंने वही लिखा और वहीं पर मोहर लगाया और दे दिया। हम त्रिपाठी। हाँ, अब उसके बाद तो साहब, जबकि जब जामिया गए ज्वाइन करने तो पता चला कुछ नहीं मांगा उन्होंने, कुछ नहीं मांगा। कहा कोई सर्टिफिकेट फर्टिफिकेट नहीं। हाँ, अरे यार नामवर जी ने अपॉइंटमेंट किया है, कौन सर्टिफिकेट मांगेगा? और ज्वाइन कर लिया। अब उन्हीं दिनों उपन्यास छपा था मेरा, समर शेष है, समर शेष। अब यहीं से मैं खत्म करूंगा इस कहानी को, गुरुदेव वाली। समर शेष है कि एक कॉपी रजिस्टर्ड डाक से अमृतलाल त्रिपाठी अपने गुरुदेव को मैंने भेजी। त्रिपाठी जी का लंबा पत्र आया अमृतलाल त्रिपाठी। कहा कि मुझे तुम्हारा उत्थान, तुम्हारी उन्नति देखकर मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है, इसका मुझे गर्व है। और मैंने कल्पना नहीं की थी कि तुम इसके अलावा भी मुझे जानकारियां हैं, क्या क्या तुम लिख चुके हो। ये सब तारीफ, अब मैं बड़ा खुश हो रहा हूं तारीफ पढ़कर। उसके बाद क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। समर शेष है, क्रिटिसाइज में 1 या 2 वाक्य लिखा था, ज्यादा नहीं। कहा यथार्थवादी होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी यथार्थ नहीं होना चाहिए जितना तुमने लिखा है। बस इतना भी यथार्थ है, इतना भी यथार्थ नहीं लिखना चाहिए जैसा कि तुमने लिखा है। समर शेष में ऐसी कौन सी बात है जिसको संकेत किया उन्होंने कि यथार्थ, इतना भी यथार्थ नहीं लिखना चाहिए। वो था प्रेम प्रसंग, और पहला वाला प्रेम प्रसंग जो है ना, समझ रहे हो ना, जो पहला वाला प्रेम प्रसंग था, क्योंकि वो सब जानते थे उसको, पूरा कॉलेज जानता था उसको, है ना, उसको जो लिखा है मैंने उसमें, उस पर उनका कमेंट था ये। मैं समझ गया, मैं फौरन समझ गया कि कह रहे हैं कि इतना भी यथार्थ नहीं होना चाहिए। हाँ, ये लिखा। तो अब अभी 7-8 साल पहले, कोरोना से पहले, मैंने पहले तो पता किया कि वो जीवित भी हैं कि नहीं, क्योंकि भाई इतना अरसा हो गया, 68 में एंटर किया है मैंने। अच्छा, 84 में दिल्ली आया हूं मैं। जब मुझे पता चला कि नहीं साहब वो जीवित हैं, और कहा आपको कभी कभी याद भी करते हैं वो, तुम बाकायदे उनसे मिलने के लिए मैं उनके गांव गया। हाँ, और मैं अपनी सारी किताबें ले गया उनको देने, मुखड़ा क्या देखे ये वो, बस उठाओ तब नहीं छपा था। और इतने प्रसन्न हुए, इतने। अच्छा हाँ, मैंने कहा कि बताना मत, पहचानते हैं कि नहीं देखेंगे, मुझे पहचान पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अब इतनी एज हो गई मेरी, आपका रिटायरमेंट जा रहा हूं मैं उनके पास, लेकिन पहचान लिया उन्होंने। हाँ, पहचान लिया। हाँ,
और पहचान ही नहीं लिया, एक वाक्य बोल गए। अरे कहने लोगों से कह रहे हैं वहां, और गांव के लोग इकट्ठे हो गए कि कौन आया है जिसको ये उनको प्रिंसिपल साहब कहते हैं गाँव में, प्रिंसिपल रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब इतनी आवभगत कर रहे हैं, मतलब खड़े होकर गले लगा लिया ना मुझे उन्होंने इसे। तो गांव के लोग वहां कहीं कौन आ गया भैया जिसको प्रिंसिपल साहब इतना। तो फिर लोगों ने कहा अरे आप क्या जानेंगे इसको, ये हिंदी तो छोड़ दो, संस्कृत का विद्वान है, ऐसे बोले। कहा तो संस्कृत का विद्वान है। ये मेरे दूसरे गुरु, और तीसरे गुरु के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि जगदीश गुप्त, तीसरे गुरु जगदीश गुप्त है, उनके बारे में बस इसको डिलीट ना कीजिएगा कि जिनसे जो इतना मुझे स्नेह करते थे, इतना चाहते थे, इतना उनके साथ काम किया मैंने, मुझे इस बात का अफसोस है, बहुत दुख है कि अंतिम दिनों में उनसे भी बोलचाल बंद हो गई, लेकिन खुल गई थी। ये तो नहीं था कि उनके निधन से पहले बोलचाल खुल गई थी, लेकिन वो एक बीच का पीरियड था जिसमें उनके पत्रों का जवाब देना मैंने बंद कर दिया था। यानी मैं नाराज हो गया था उनसे बुरी तरह। लेकिन वो नाराज नहीं हुए मुझसे, ये भी बात बता दूं, वो नाराज नहीं हुए मुझसे, क्योंकि जिन दिनों जब मैं नाराज था और मेल कराया उनसे मेरा किसने, माता बदल जायसवाल ने। माता बदल जायसवाल आए हुए थे दिल्ली एक वाइवा लेने, और जामिया आ गए, और उन दिनों जगदीश गुप्त बीमार थे और मौलाना आजाद जो हॉस्पिटल है वहां एडमिट थे, अब मुझे पता ही नहीं। तो जब वो जाने लगे तो कहने लगे कि चलो मेरे साथ। मैंने कहा माता बदल जायसवाल, मुझे पढ़ाया था उन्होंने, भाषा विज्ञान पढ़ाते थे। तो कहा, मैंने कहा मैं जगदीश को देखने जा रहा हूं, चलो मेरे साथ। अब मेरी तो उनसे बोलचाल ही बंद है, मैं तो उनको चिट्ठी के जवाब तक नहीं देता, यहां तक कि उन्होंने अपनी मां के निधन का समाचार मुझे भेजा था, उसका जवाब भी नहीं दिया था मैंने, इतना गुस्सा था मैं। तो माता बदल जायसवाल ने हट करके साहब जबरदस्ती ऑटो में बैठाया मुझे, चलो, और ले गए साहब मौलाना आजाद कॉलेज वहां हॉस्पिटल। और जब मैं गया हूं हॉस्पिटल तो वहां बिस्तर पर लेटे हुए थे, वो बीमार थे, और उनकी पत्नी बैठी हुई थी, और मुझे देखते ही जगदीश जी रोने लगे फूट फूट कर, और कहने लगे मुझे क्षमा कर दो, बिस्मिल्लाह मुझे क्षमा कर दो। अच्छा, क्यों नाराज था ये फिर कभी बताऊंगा। बस अब ये है 3 गुरुओं की कहानी मैंने बता दी।